नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन हम वो ओपिनियन पोल भी जानेंगे जो लोग उत्तर प्रदेश में हमसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जानना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है उत्तर प्रदेश का, और किस नेता का किस पार्टी का वर्चस्व सबसे ज़्यादा है। हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पत्रकार ही एक ऐसा विकल्प होता है जो अच्छी तरीक़ा से आपको समझाएगा और उत्तर प्रदेश का हाल बता पाएगा। हमारे साथ हम पहले आपका परिचय करा देते हैं। वी मिशन टीवी के संस्थापक विशाल कुमार जी हैं, और साथ ही द खबर के संस्थापक सनी भैया जी हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले सनी भैया से शुरुआत करते हैं कि क्या है उत्तर प्रदेश का मूड। भाई से पहले आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश कवरेज कर रहे हैं। आपने आगरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा तमाम ज़िले आपने कवर किए। इनमें आपको किसका रुख लगा और किसके शासनकाल से सभी लोग पसंद करते थे? आपके हिसाब से जो आपका ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है? देखिए, बहुत दिनों से तो नहीं, अपन साथ साथ में जो है सर्वे कर रहे हैं, और सभी लोगों का अगर रुझान अगर देखा जाए, सर्व समाज का रुझान देखा जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में नफरत भरी हुई है। क्योंकि विगत बीते वर्षों में उनके जो कार्यकाल रहे हैं वह जन विरोधी कार्यकाल रहे हैं। चाहे मतलब महंगाई का, चाहे महंगाई हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा का हो, मतलब किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने विश्वास करके, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, उनको अपना आशीर्वाद दिया था। उनको मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई, दो बार, एक बार नहीं दो बार, है ना। 2 बार केंद्र में और 1 बार उत्तर प्रदेश में, जो कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे बड़ा मतलब सूबा है, एक राज्य सबसे बड़ा। वहाँ सरकार बनवाई और 350 या 330 लगभग विधानसभा की सीटें आई, तो जनता ने उनको भरपूर आशीर्वाद दिया। लेकिन वो आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी कभी उनको वापस दे ही नहीं पाई जनता को, और जनता खून के आंसू रोई है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, चाहे वो उत्तर प्रदेश की जनता हो चाहे पूरे देश की जनता हो। लेकिन वर्तमान परिस्थिति ये है कि अगर सड़कों पर उतरता है, चाहे वो राजनीतिक संगठन हो चाहे वो सामाजिक संगठन हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर वो सड़कों पर उतरती है, तो आपने देखा होगा टीवी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जेलों में डालने का काम किया जा रहा है। यानी कि लोग अपने हक और अधिकार की आवाज़ को उठा रहे हैं, तो उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो लोगों में भरपूर गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन अब वहीं पर हम बात करें कि विकल्प किसका है, ठीक है। लेकिन विकल्प के तौर पर विकल्प को बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्तमान में जो चुनाव होंगे वह ईवीएम से होंगे, ठीक है। हमें ईवीएम बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। हम जो सर्वे कर रहे हैं साथ साथ में हमें ईवीएम का भी ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी राजनीतिक दल होंगे वह चुनाव के बाद मतलब हाय गुल्ला रोना धोना जो हारने के बाद फिर करते, हारने के बाद, चुनाव से पहले बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है, वो पार्टी है जिसने चुनाव आयोग को हैक किया हुआ है, ईवीएम को हैक किया हुआ है, शासन प्रशासन को हैक किया हुआ है, ठीक है। फिर भी इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियां कहीं पीछे नहीं हैं, है ना। और अगर सारी पार्टियां साथ में मिलकर के चुनाव लड़ती हैं, मैं तो ये कहता हूँ अगर साथ में मिलकर के चुनाव लड़े तो फ़ायदा है। अगर साथ में नहीं भी आती हैं तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा जनाधार है वह बसपा के पास है। अगर कुछ लोग हैं, मैं खुल के भी बताऊँगा अभी आपको, जो कि समाजवादी पार्टी को मतलब बड़ा पार्टी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी याद नहीं भूलना चाहिए, समाजवादी पार्टी का एक कोर वोटर है यादव, उसके अलावा उसके पास कोई अन्य वोटर नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा, अगर समाजवादी पार्टी में इस भूल में है कि हमारे साथ इस बार मुसलमान हैं, दलित है, तो 2000 जब भारतीय जनता पार्टी से पहले सपा की सरकार रही थी, किस प्रकार से दलित उत्पीड़न जो भाजपा की सरकार में नहीं था, इससे ज़्यादा दलित उत्पीड़न सपा सरकार में था। क्या आपको लगता है आपने जो रिपोर्टिंग की है उसमें आपने ये पाया है? नहीं, बिल्कुल मैं आऊँगा, उस पर भी आऊँगा, ठीक है। दलित उत्पीड़न सबसे ज़्यादा था ना, तूने बुलवा दिया यार, ठीक। दलित उत्पीड़न उससे ज़्यादा था। फिर उसके बाद मुसलमान उनको क्यों वोट करेगा? मुसलमान समाज का एक कद्दावर नेता आजम खान साहब, जो कि विधायक रहे हैं सपा सरकार में, मंत्री रहे हैं सपा सरकार में, और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में मतलब उनका बेस
बनाने में। जितना हाथ मुलायम सिंह यादव का है, जितना हाथ शिवपाल यादव का है, अखिलेश का इसमें कोई रोल नहीं है। अखिलेश को सत्ता थाली में मिली है, अखिलेश यादव जी को, ठीक है, जैसे कि राहुल गांधी को, तमाम लोगों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजम खान साहब ने बहुत मेहनत की है। मुस्लिम चेहरा, अगर मुस्लिम आज के समय में या पिछले समय में अगर समाजवादी पार्टी को वोट करता था तो वो आजम खान के साथ, मतलब आजम खान के चेहरे पे करता था। लेकिन आजम खान के साथ में क्या हुआ है ये पूरी यूपी को पता है, यूपी के पूरे मुसलमानों को पता है, ठीक है ना। अखिलेश यादव जी ने और उनके सहयोगियों ने उनको जेल से निकलवाने की मतलब कोशिश तक नहीं की है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उन आजम खान साहब के साथ व्यवहार किया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि बहुमत किसको मिल रहा है। बहुमत जहाँ तक हमने सर्वे किया है वह सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के बाद अगर कोई है, कोई टक्कर दे सकता है तो वह बसपा दे सकती है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बसपा के साथ सारे कोर वोटर तो है ही, कोर वोटर के साथ साथ जितने भी ओबीसी जातियाँ हैं छोटी छोटी वो बसपा के साथ हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश में 2007 की तरह ब्राह्मण भी बसपा के साथ हैं। और कुछ आपने भी सर्वे किया, मैंने भी किया, राजपूत समाज भी बहुत हद तक खुल करके बोल रहा है कि हम बसपा को वोट करेंगे इस बार। राजपूत समाज हो, कुशवा समाज हो, गुर्जर समाज हो, मुस्लिम हो, खासकर आपको बताने की कोशिश करें, जहाँ तक हमने रिपोर्ट किया अपने बहुजन साथी चैनल पर, तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी के शासनकाल को कहीं ना कहीं भाजपा से अच्छा और सपा से अच्छा जरूर बता रहे हैं। लेकिन जो भाई साहब बता रहे हैं उनका भी ओपिनियन पोल बहुत ही शानदार है। उनसे और भी जानने की कोशिश करते हैं कि अब जैसे बसपा का कुछ मीडिया, कुछ लोग ये कहते हैं उनका जनाधार खिसक गया है, उत्तर प्रदेश में उनका कोई वर्चस्व नहीं है, उनको क्या जवाब देना चाहोगे? जो आपके सर्वे के हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए, मैं आपको अपने सर्वे के हिसाब से बता रहा हूँ और आपके YouTube चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मानवर कांसीराम साहब कभी भी इस पक्ष में नहीं हुआ करते थे कि सरकार जो है पूर्ण बहुमत की सरकार हो। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बने, मतलब एक बैलेंस ऑफ पावर। उत्तर प्रदेश में इस बार का चुनाव, हर बार चुनाव जाति के आधार पर होते आए हैं, लेकिन इस बार चाहे वो निषाद हो, चाहे वो राजवर हो, चाहे वो ढीमर हो, चाहे वो कोरी हो, चाहे वो चमार हो, मतलब चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी हो, इस बार का चुनाव सारी विधानसभाएं, जिस विधानसभा में जिस जाति का फैक्टर है वो समाज पार्टी को नहीं देख रहा। हमने सर्वे किया है, वो अपने जाति के नेता को देखना चाहता है, चाहे वो निषाद हो, चाहे वो राजवर। मेरे साथ मौजूद हैं बी मिशन टीवी के संस्थापक विशाल कुमार जी। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो भी ग्राउंड में काफ़ी दिनों से हैं और उत्तर प्रदेश का ज़मीनी हकीकत जाने। क्या लगता है आपको, किसका वर्चस्व सबसे ज़्यादा है? सबसे पहले तो आपको निरंजन सिंह जी जय भीम, आपके दर्शकों को भी जय भीम, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल पे इंटरव्यू लिया मेरा। तो जैसा कि आपने सवाल रखा है कि कैसा माहौल लगता है, तो आप और हम सभी भाई मिलजुल के ही काम कर रहे हैं और आप जहाँ पर जाते हो वहाँ पर हम भी जा रहे हैं। जैसा जो भी माहौल था वैसे तो भाई ने बता दिया है, सन्नी भाई ने, उन्होंने बताया वही सटीक है, यही मेरा विचार है, जो उन्होंने बताया वही सही है। पर फिर भी मैं अपनी एक और बात रखूँगा, जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वजूद खत्म हो गया है, तो हम आपको बता दें जिस तरीके से हम अपने नज़र से देख पा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी का वजूद पहले से ज़्यादा और बन गया है। वो इसीलिए बन गया है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ यादव और कोर बैटर है, और जो 2007 की तरह ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज और जो तमाम जो जातियां हैं वो बसपा के शासन को याद कर रही हैं, क्योंकि बसपा के शासन में जो कानून व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर थी, वो सभी सरकारों से अच्छी थी। क्योंकि हमने जब एक सवाल हमारा ये भी रहता है कि हमें आप ये बताइए कानून व्यवस्था किसकी सही थी, तो सर्व समाज के व्यक्ति यही बोलते हैं कि जो कानून व्यवस्था थी सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की अच्छी थी। तो जो लोग कहते हैं वजूद खत्म हो गया है, जो त्रस्त हैं समाजवादी पार्टी से त्रस्त हैं, यानी जिनकी कानून व्यवस्था गलत बता रहे हैं, जो त्रस्त हो रहे हैं कानून व्यवस्था से, भारतीय जनता पार्टी ले लो, समाजवादी पार्टी ले लो, वो बहुजन समाज पार्टी कानून व्यवस्था को याद करते हुए, शासन को याद करते हुए बसपा को याद कर रहे हैं। यानी कि मैं जाटव कोर बैंक जो वोट बैंक है वो तो
बीएसपी का था ही है। और हम एक और सवाल रखते हैं, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आई, तमाम राजनीतिक दल आ रहे हैं बहुजनों का नाम ले लेकर, महापुरुषों का नाम ले लेकर। तो जब हमने देखा इनका नाम रखा तो साफ सीधा हमें एक जवाब मिला, हमें सीधा सीधा साफ मिला कि बहुजन समाज में चाहे कितने भी नेता उतर आए, जब तक बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जिन्ना है, तब तक जाटव वोट बैंक कभी भी कतई भी किसी की तरफ नहीं जा सकता। ये सवाल हमें देखने को मिला। और जो कहते हैं कि ख़त्म हो गया है, तो वजूद पहले से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ये हमारा ओपिनियन पोल है, बस इतना है हमारा। आपको देखने को मिला बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल बहुत पहले से उत्तर प्रदेश में मौजूद है और वो हर ज़्यादातर वो ग्राउंड रिपोर्ट में विश्वास रखते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आते हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव जी हैं, मायावती जी हैं और योगी जी हैं, उनको 10 में से कितने नंबर, यानी 100 में से मायावती को कितने नंबर मिल रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव को कितने नंबर मिल रहे हैं, वहीं मायावती जी को कितने % वोट मिलने के चांस हैं, मतलब 100 में? जैसे कि मैं आपको एक बताऊं, जैसे मैं तो एक पत्रकार हूं, मेरे कहने का मतलब है उन जो जनता से आप ओपिनियन पोल लेते हैं वो वही बता रहा हूं। जैसे कि 2016 के बाद जो समाजवादी पार्टी का शासनकाल खत्म हुआ, 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ, अब 2022 में है। तो 2022 में जैसे कि हमें देखने को मिला, जो बहुजन समाज पार्टी का जनारा और ऊंचे स्तर पर चला गया है। मान लीजिए अगर 2017 में जो चुनाव हुआ था उसमें बहुजन समाज पार्टी 30% थी मान लीजिए, तो बहुजन समाज पार्टी बढ़कर 70% तक हो गई है, क्योंकि 40% जो जनता त्रस्त है वो बहुजन समाज पार्टी को चॉइस कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को शासन को भी देख चुकी है। और जो बहुजन समाज पार्टी का जो 4 बार का शासन देखा उसमें काफ़ी ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी जीती। और थोड़ी बहुत जो जैसे जिसकी जाति होती है वो तो वजूद उसका होता है, थोड़ी बहुत ये मुद्दा उठाया जाता है, पर उस पर अब की बार बीएसपी सुधार करेगी तो और आगे भी सरकार बना सकेगी। और 2022 में लगता है कि बीएसपी सरकार आ भी सकती है, क्योंकि हम ग्राउंड में बने हुए किसी की मेन स्ट्रीम मीडिया पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया उसी की होती है जिसकी सत्ता होती है। कल अगर बहुजन समाज पार्टी आए तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी की खबर दिखा दे तो मैं चैलेंज हूँ, जो आप कहो वो कर सकते। भाई साहब, आपको क्या लगता है मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ रिपोर्टर यहाँ उत्तर प्रदेश में उतरे हुए हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो जब जनता से पूछते हैं तो वो कहते हैं किसकी सरकार आनी चाहिए, अखिलेश यादव की या फिर योगी जी की? मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन चलाया, लेकिन उनका नाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लेते ही नहीं। उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे कि हमारे विशाल भाई ने बताया, कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो उसकी होती है, हाँ, मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी होती है जिनकी सरकार होती है, ठीक है। लेकिन मैं आज के टाइम में उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा गोदी मीडिया। गोदी मीडिया दिन भर प्रचार करती है। मेन स्ट्रीम मीडिया का यह सबसे काम होता है कि जो वर्तमान की सरकार होती है उनसे नीतियों के बारे में पूछे, ना कि उनके दिन रात गुणगान करे। उनसे ये पूछे कि आपने जनता के लिए क्या किया, मतलब उनको राइट्स बताना चाहिए कि तुम्हारे राइट्स, सरकार के राइट्स ये होते हैं, जनता को इलाज मिले, शिक्षा मिले, उनकी ज़रूरत के सामान मिले, ठीक है। ना कि ये तो करते नहीं हैं, बस अगर मोदी जी ने कुछ खा भी लिया, कुछ पी लिया या कहीं जा रहे हैं, जैसे कि आज उन्होंने मतलब कोई भी मतलब रूप धारण किया, पूरे दिन भर मीडिया ये दिखाने में लग जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम ज़मीनी रिपोर्ट की, ज़मीनी हकीकत की। तो आप देखना, जो गोदी मीडिया है वह सपा की बात करेगी, भाजपा की बात करेगी, कांग्रेस की करेगी, आम आदमी पार्टी की बात करेगी। और बसपा ने जहाँ 4 बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उस बसपा को अन्य में डालती है, मतलब निर्दलीय, जबकि राष्ट्रीय पार्टी है। और इस देश की राष्ट्रीय पार्टी 3 पार्टियां हैं, सबसे पहले कांग्रेस थी, उसके बाद भाजपा थी, उसके बाद बसपा थी, ठीक है। लेकिन आज नंबर 1 पर भाजपा है, फिर कांग्रेस है, फिर बसपा तीसरे नंबर पे है। राष्ट्रीय पार्टी का नाम मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं नहीं लिया जाता। अब सर्वे की बात हम करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वे वो केवल जो सामान्य वर्ग के क्षेत्र हैं, विधानसभा वहाँ सर्वे कर रहे हैं, तो वहाँ पर सपा, भाजपा, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से जब स्ट्रीम मीडिया वो पूछ रही है कि शासन यहाँ पर सबसे अच्छा किसका था, तो 100 में से 90 व्यक्ति यही बोल रहा है कि शासन सबसे अच्छा जो चलाया था वो बहन कुमारी मायावती ने चलाया था। यानी कि लोग चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, वो बहन कुमारी मायावती जी के शासन को, उनके कार्यकाल को उनको मानते हैं। जाति की वजह से उनको वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं,
ठीक है, लेकिन वो भी मानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल सबसे अच्छा था। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी 1 मिनट में दोनों भाई बात रखें, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो साइकिल यात्रा चल रही है उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। मैं चंद्रशेखर आज़ाद की साइकिल यात्रा के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं गोदी मीडिया के बारे में कहना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, जातिवाद आज भी कायम है। बहुजन समाज पार्टी का ऑप्शन इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि वो दलित समाज से, बहुजन समाज से बहन कुमारी मायावती जी आती हैं, इसीलिए उनकी पार्टी का नाम नहीं रखा जाता। उनको पता है अगर इनका नाम हम अपनी टीवी पे ले लेंगे तो कुछ ना कुछ, यानी को जो जातिवादी लोग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे और उनका जो कुछ चल रहा है दुकान, टीआरपी वो भी बंद हो जाएगी। मायावती का ऑप्शन ना रखने का हम, इससे कोई बसपा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बसपा का जो हाथी निशान है, जो दलित समाज के व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, उनके दिलों में बसा हुआ है। जब हाथी निशान दिखेगा तो बिना प्रचार हो या ना हो तो हाथी का बटन दब जाएगा। और सुनिए, एक और बात रहूँगा, बहुजन समाज पार्टी का नाम इसीलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि अगर वो अगली बार अगर वो शासन में आ जाती है उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से इनको ज़्यादा पैसा करने की कोशिश करते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी जो साइकिल यात्रा चला रहे हैं उनका लास्ट कमेंट लेते हैं, और अगर वीडियो बड़ी हो रही है तो यही एंड करेंगे। भाई साहब, जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो साइकिल यात्रा चल रही है उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपका 1 मिनट का समय लूँगा। मैं जब अपने YouTube चैनल पर कुछ वीडियो डालता हूं, मैं सच्चाई दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, चंद्रशेखर भाई मेरे सामाजिक भाई हैं, ठीक है। मेरी व्यक्तिगत उनसे कोई लड़ाई नहीं है, ना तो उन्होंने मेरा कोई खेत छुड़ाया, ठीक है, ना मेरा कोई पारिवारिक उनसे कलह है। लेकिन उनसे मेरा अगर झगड़ा किसी बात को लेकर के है ना, तो वो राजनीतिक झगड़ा है। हम मानवर कांसीराम साहब के अथक प्रयासों और मानवर कांसीराम साहब के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने जो संघर्ष किया है, जिस प्रकार से चंद्रशेखर भाई अपनी हर टीवी डिबेट, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और उनके कार्यकर्ता भी आजकल उन बहन जी पर उंगलियां उठाने लगे हैं और उनको बुआ, मैडम, तमाम प्रकार के मतलब मिश्रावती, तमाम प्रकार से मतलब अपशब्द बोलते हैं, ठीक है। ये गलत है। और रही बात मतलब कि मानवर कांसीराम साहब के मेहनत को और बहन जी की मेहनत को हम नकार नहीं सकते हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी दल आज राष्ट्रीय दल है, कांसीराम साहब हमें एक प्लेटफॉर्म दे गए, ये बात सही है, किसी से छुपा नहीं है। कांसीराम साहब के बाद अगर आज भी राष्ट्रीय दल, क्योंकि मानवर कांसीराम साहब तो लगभग 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, सॉरी 2006 में गए थे ना जी। मानवर कांसीराम साहब लगभग 14 साल हो गए हम सबको छोड़कर चले गए। 14 साल से लेकर बहन जी ने आज भी उस पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और साहब के जाने के बाद एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है। कैसे भी हो, एक विधायक को, 2 विधायक को पूरी देश में मतलब कहीं है, जीतते हैं। उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, बिहार में है, जम्मू कश्मीर में है, कर्नाटक में भी थे जी, ठीक है। मतलब अपने विधायक बनते हुए हैं। बहन जी लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन बहन जी ने जिन जिन नेताओं को, जिन जिन लोगों को नेता बनाया था, अगर वो साहब के जाने के बाद सारे नेता एक एक करके धोखा देने लग गए। देखिए, बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन लोग विश्वास नहीं करते, उनको सारे सबूत चाहिए। वो सबूत भी हम आगे रखेंगे किसी दिन, ठीक है। 1-2 नेता अगर मैं नाम बताना चाहूँ तो मुस्लिम समाज के एक बहुत बड़े नेता थे, नसूमुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है। बहन जी ने अपने 2007 से 2012 की जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, शायद मुझे नहीं लगता सबसे ज़्यादा मंत्रालय किसी मंत्री को दिए होंगे। मतलब 17 18 मंत्रालय नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर थे, लेकिन उन्होंने भी आरोप लगाकर चले गए। इसी प्रकार से जो बहन जी ने अपना एक कुनबा बनाया था, अपने खास जो विश्वास पात्र लोग थे उनको पार्टी में जगह, मेन जगहों पर मंत्री संतरी सब बनाए, वो सारे के सारे चले गए। सबसे ज़्यादा बसपा को आज उनकी ज़रूरत थी, आज वो चले गए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी आई है। अब इस कमजोरी का फ़ायदा उठाने के मतलब जिस प्रकार से चंद्रशेखर आज़ाद जी, ठीक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। हमें लग रहा था कि एक हमारा राजनीतिक भाई एक युवा शक्ति के साथ आया है, उन्होंने भीम आर्मी बनाई थी। सबसे पहला स्टेटमेंट उनका यही था कि जिस प्रकार से आरएसएस बीजेपी के लिए काम करती है उसी प्रकार से भीम आर्मी बसपा के लिए काम करेगी। देखिए, मैं पहला व्यक्ति था अपने ग्वालियर ज़िले से, जंतर मंतर पर उनके पहला जो धरना प्रदर्शन था, बहुत बड़ा आंदोलन था, वहाँ से अपने निजी खर्चे से 20,000 रुपये जो मैंने अपने बैंक अकाउंट से 23 लड़कों को दिल्ली लेके गया था,
केवल हमने आने जाने के लड़कों से किराया लिया था, बाकी खाना पीना और दिल्ली का जो भी मेट्रो जो भी होता है सब कुछ हमने किया था, क्योंकि हमें लगा था कि हमारा एक भाई हमारे साथ है, हमारा संगठन मजबूत है, सामाजिक भाई हमारे साथ हैं। उसके बाद फिर पता नहीं लगातार चंद्रशेखर भाई अपने किसी एक भी स्टेटमेंट पे अगर कायम रहे हो, एक भी स्टेटमेंट पे, तो कोई मुझे कमेंट करके ये बता देना कि हाँ चंद्रशेखर भाई एक स्टेटमेंट पे कायम थे। सबसे पहला स्टेटमेंट उनका यही था कि भीम आर्मी बसपा के लिए काम करेगा। दूसरा था भीम आर्मी कभी राजनीतिक दल नहीं बनाएगा। तीसरा था चंद्रशेखर जब तक भाजपा को सत्ता की गद्दी से नहीं डाले तब तक वो माला नहीं पहनेगा, ठीक है। और मतलब और भी प्रकार से तमाम उनके मतलब जो थे, लेकिन इन्होंने हाँ चौथा था ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा। बसपा जहाँ जहाँ हारी है, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा 2018 का चुनाव, उस पर हम देखेंगे कहाँ हमारी कमजोरी थी, हम कैसे बसपा के प्रत्याशी हार गए। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं से मेरे से कहा था मुरैना वाली विधानसभा में, मुरैना वाली सभा में, जब चंद्रशेखर भाई आए थे, तुमको भी पता है। ये सारे काम बंद कर दिए। अब लोग कहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी तो कह रहे थे कि उन्होंने खुला पत्र लिखा बहन जी को, बहन जी ने उनको पार्टी में नहीं लिया। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमें आप बताइए, क्या आपने बिहार में जब गठबंधन किया, क्या नाम था उसके यादव का, पप्पू यादव, क्या आपने जब पप्पू यादव जी से गठबंधन किया, क्या आपने समाज से पूछा? बताइए। आप अखिलेश यादव जी से मिलने जाते हो, उनसे गठबंधन की चर्चा करते हो, राजभर ओम प्रकाश राजभर से आप मिलते हो, आप मतलब जितने भी बहुजन नेता हैं आप उनसे मिलते हो, आप ओवैसी साहब से आप मिलते हो, गले मिलकर आए हो, आप मानवर कांसीराम साहब की बहन से कौर जी से आप मिल कर के आए हो। क्या आपने समाज से कभी पूछा? क्या समाज से आपने खुला पत्र लिखा? आप हमें बताइए। और बहन जी ने भी, जब इन्होंने भीम आर्मी बनाई थी, तब बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि चंद्रशेखर भाई ने एकदम से जो बहन जी को सम्मान मिला था, नाम बहन जी, उन्होंने बुआ कहना स्टार्ट किया सबसे पहले, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, रावण जी ने, ठीक है। तब बहन जी ने कहा था मैं किसी की बुआ नहीं हूँ, कोई मेरा भतीजा नहीं है, क्योंकि बहन जी सम्मान है ना, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद तब बहन जी ने कहा था अगर इनको बाबा साहब का मिशन चलाना है, ये बहन जी के शब्द थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, ठीक है। हमारे दर्शक ढूंढ सकते हैं, ढूंढ लेना, वरना मैं आने वाले दिनों में लिंक भी दे देंगे अगर मिल जाएगी, ठीक है। बहन जी ने कहा था जिसको सच्चा बाबा साहब का मिशन चलाना है, मानवर कांसीराम साहब का मिशन चलाना है, वो बसपा में आए, बसपा के सारे रास्ते सबके लिए खुले हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके कार्यकर्ता, देखिए एक कोई भी दल हो, हम अपने घर के भी मुखिया जब बन पाते हैं, हम अपने बाप के लायक पुत्र जब बन पाते हैं, जब हम पहले कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल। हमारे पिताजी, मेरे पिताजी अगर मेरे को सारी संपत्ति अपने नाम जब देंगे, जब मैं उनको कुछ करके दिखाऊंगा, जब मैं कुछ काबिल बन जाऊंगा, तब मेरे पिताजी को लगेगा कि हाँ ये मेरा बेटा काबिल है, मैं इसको सारी संपत्ति इसके नाम कर दूं, तब मेरा बाप मेरे लिए सारी संपत्ति देगा। लेकिन उनको सीएम से और बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष जो भी, लेकिन उन्होंने अभी खुल के नहीं बताया, लेकिन उनकी मंशा यही है, ठीक है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जैसा कि मुझे लगता है। और भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो सेक्टर अध्यक्ष हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, लेकिन बसपा में उनको सीधे प्रदेश अध्यक्ष बनना है, डायरेक्ट उनकी बात बहन जी से होना है, ठीक है। ये मतलब इस प्रकार के कार्यकाल रहे हैं। और अब हाल ही में जब चुनाव आए, ठीक है, चाहे वो दिल्ली के चुनाव हो, चाहे वो बंगाल के चुनाव हो, चाहे वो कहीं भी स्टेट के चुनाव हो, चंद्रशेखर आज़ाद जी भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को समर्थन देते हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में समर्थन देते हैं कांग्रेस को, भाजपा को हराने के लिए, अच्छी बात है, ठीक है। बंगाल में ममता दीदी को समर्थन देते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं, जबकि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है। लेकिन अब यही चुनाव आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद जी अपनी राजनीतिक जड़ें अभी जमा रहे हैं। भैया इतनी मजबूत तुम्हारी राजनीतिक जड़ें नहीं हो पाई हैं अभी, और अभी से ये समर्थन इनको बहन जी को करना था। बहन जी गठबंधन करें या ना करें आज़ाद समाज पार्टी से, ये बहन जी का निर्णय होगा। लेकिन जिस